नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर के आज आपको बताने वाले कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चल रहा है। दरअसल पिछले एक हफ्ते पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि हर पार्टी सामंजस्य तालमेल बनाने में जुटी, चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी। बीजेपी की हम बात करें तो प्रदेश भाजपा के दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और सुहास भगत से लंबी मुलाकात। उसके बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और गौरीशंकर बिसेन की मुख्यमंत्री से उनके घर मुलाकात। इसके बाद हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नरोत्तम मिश्रा के घर में मुलाकात। ये था बीजेपी का एक तरह से प्रमुख घटनाक्रम। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो बालेंद्र शुक्ल कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लौटे हैं वापस। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे थे जो बीजेपी में आए थे, ये भी बालेंद्र शुक्ल की तरह कांग्रेस में वापस गए हैं। तो ये सारा घटनाक्रम बताता है कि बीजेपी जैसी पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश भाजपा के गठन के पूर्व हर स्तर पर सबसे बात करना चाहती है, ताकि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो, बीजेपी में बी.डी. शर्मा की टीम का गठन हो जाए तो किसी तरह का असंतोष ना हो और कोई भी चीज ऐसी बाहर ना आए जिससे सरकार और पार्टी की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। कांग्रेस में भी ये सब कुछ चल रहा है। हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे 4 विशेष मेहमान: वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी, राजेश चतुर्वेदी जी, ऋषि पांडे जी और इंदौर से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगली जी। सबसे पहले हम बात करेंगे योगीराज योगेश जी से। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी आवाज जी। दरअसल पिछले एक हफ्ते के घटनाक्रम पर गौर से नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने पार्टी के भीतर गुटी संतुलन, सामंजस्य और तालमेल बनाने में जुटी हैं, ताकि भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कोई दिक्कत ना हो और बी.डी. शर्मा की टीम बनने के बाद कोई असंतोष ना हो। इसी तरह कांग्रेस में बालेंद्र शुक्ल बीजेपी में लौट आए हैं, प्रेमचंद गुड्डू भाजपा में बीजेपी से कांग्रेस में चले गए हैं और प्रेमचंद गुड्डू भी भाजपा से कांग्रेस में गए। कह सकते हैं कि ये लौट के अपने घर आ गए हैं। आपकी क्या राय है इस सब में? नहीं, देखिए राघवन जी, अभी जो तेजी से जो घटनाक्रम बदल रहे हैं, सबके पीछे एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि अभी अगले 2 हफ्ते बाद राज्यसभा चुनाव है। मंत्रिमंडल का विस्तार शिवराज सिंह के बिल्कुल सिर पर ये कैसा किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसा भी कुछ ना हो जाए कि कोई किसी को मनाने के चक्कर में दूसरा अपना बिछड़ जाए या अपना रूठ जाए। तो इसलिए भी सारी कवायद चली जा रही है। ऐसा कुछ गुटी संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सांप भी ना मारे और लाठी भी ना ठुके। इस तरह की पूरी प्रोसेस की जा रही है शिवराज सिंह जी की तरफ से भी। और ये जो मेल मुलाकातों का सिलसिला जो लगातार चल रहा है, वो मेल मुलाकातों का सिलसिला भी इसलिए चल रहा है कि संगठन सरकार में समन्वय बना रहे, राज्यसभा के उपचुनाव को देख कर रणनीति बनाई जाए और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद की जाए। तो 3-4 अचानक ये 3-4 जो घटनाक्रम आने वाले दिनों में होने वाले हैं, इसको लेकर सारा ये लंबा मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और चूंकि चुनाव सर हैं, इसलिए पार्टी में इधर से उधर भी लोग होते हैं। बालेंद्र शुक्ल कांग्रेस में आ गए, प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में आ गए। ये सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। और क्योंकि चुनाव अभी आने वाले, मैंने बताया, 24 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा उपचुनाव होने और राष्ट्रसभा उपचुनाव होने वाले हैं। तो सारे चुनावों के परिप्रेक्ष्य में ये सब उठापुटक मची हुई है और मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। हमारे साथ योगीराज जी वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी फोन लाइन पर है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राघवेंद्र। जो घटनाक्रम चल रहा है, भाजपा से लोग कांग्रेस में घर लौट रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कुछ लोग भाजपा में जाते हुए दिखाई दें, जैसा हमने देखा था कि इंदौर में तुलसी सिलावट के साथी बीजेपी में शामिल हुए थे। फिर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो रायसेन से विधायक रहे, वो अपने साथियों को लेकर आए थे बीजेपी भाजपा में शामिल करने के लिए। तो ये आया राम गया राम होता रहेगा। लोग अपने घर वापसी की बात करेंगे, कुछ लोग मोह भंग की बात करेंगे, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान की रणनीति है कि सबके साथ तालमेल बनाकर चलने की, सबको संतुलन में रखने की, सबको खुश करने की, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब सबके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश का एक हिस्सा है? क्योंकि जब तक सबसे तालमेल नहीं बैठ पाएगा, हमें लगता है कि ये इसका विस्तार करने में थोड़ा संकोच करेंगे। हालांकि एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि राज्यसभा के चुनाव भी है, संभवतः राज्यसभा चुनाव के बाद अब शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसी के बाद प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी का गठन होगा। आपकी इसमें राय? हाँ राघवेंद्र जी, ये जो आपने राज्यसभा इलेक्शन वजह बताई है, वो मुझे ज्यादा लगता है कि ये एक बड़ा कारण हो सकता है,
क्योंकि पहले ये खबरें आई थी कि वही शायद जून के फर्स्ट वीक में ही, माने जो चल रहा है हफ्ता, इसी में एक्सपांशन करेंगे या होगा। मगर अब चूंकि 19 जून को राज्यसभा का इलेक्शन आ गया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जो है दो दो सीटें हासिल करने की जद्दोजहद में उलझी हुई हैं और सारी जमावट कर रही हैं। तो बीजेपी बिल्कुल चाहेगी कि भाई जो 3 में से 2 सीटें उसको हर हाल में हासिल हों। तो उस स्थिति में अपनी जो उनकी इंटरनल इक्वेशंस हैं, अंदरूनी जो समीकरण है बीजेपी के, उसको ध्यान में रखते हुए वो क्यों ऐसा नौबत लाएंगे कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार करके, जो जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ असंतोष तो उभरना ही है, क्योंकि सबको तो मंत्री बनाया नहीं जा सकता है। कोई किसी का है, कोई किसी का है। उधर सिंधिया कैंप से जो लोग सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, जो विधायक अपनी विधायकी छोड़ करके, उनको मंत्री बनाना ही है। बीजेपी के लोगों को भी एडजस्ट करना है। कई सीनियर लोग तमाम मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में बीजेपी के पास हैं चेहरे, जो लगातार पिछले जो बीजेपी के 3 टर्म का जो कार्यकाल रहा है, 15 साल का, उसमें मंत्री नहीं बन पाए। कई सारे ऐसे चेहरे भी हैं। तो जाहिर है कि उसको असंतोष को जो है उससे निपटने के लिए ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि राज्यसभा इलेक्शन के बाद एक्सपांशन किया जाए। मुझे ऐसा ही लगता है कि यही कारण है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी और इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार साथी जयश्री पिंगली भी जुड़ गई हैं। ऋषि पांडे जी और जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, दरअसल बीजेपी में संतुलन, सामंजस्य और एक तरह से आपसी व्यवहार की पॉलिटिक्स बहुत होती है, राजनीति बहुत होती है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर रहे हैं, गोपाल भार्गव शिवराज सिंह से मुलाकात करते हैं, गौरीशंकर बिशन उनसे मिलते हैं। गौरीशंकर शेजवार ये कहते हैं कि अगर जो कांग्रेस से लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वो सबको साथ लेकर चलेंगे तो चुनाव जीतने में आसानी होगी और मंत्री बनने के बाद कामकाज में भी आसानी होगी। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का व्यवहार है, हमें लगता है उसको देखते हुए उनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है और वो इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि उनको चौथी बार मुख्यमंत्री जो बनाया पार्टी ने, उसके पूरी कसौटी पर वो खड़े हैं। इसलिए वो देखिए आपकी सबसे मेल मुलाकात कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा से चाय पीने की बात को आप किस ढंग से देखते हैं? गौरीशंकर बिशन, गोपाल भार्गव जो उनसे मिलने आए थे, उनको किस ढंग से देखते हैं? आपकी राय। देखिए राघवन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और वे स्वयं भी जानते हैं कि चौथी से 5वीं बार होना असंभव। तो इस बार वो बिल्कुल अलग स्टाइल से सबको साथ में लेके चलने की कोशिश भी कर रहे हैं और साथ में बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं पाल रहे हैं। जो उनको करना है वो कर रहे हैं और बाकी कई चीजों को वो उस पर ध्यान भी दे रहे हैं। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा के घर पे जाकर और उनके सपरिवार गए थे वहाँ पर और चाय नाश्ता करके मुख्यमंत्री लौटे हैं, तो ये इसको आप इस रूप में लीजिए। कई चीजें राजनीति में संकेत भी होते हैं, कई चीजें राजनीति में राजनीति भी एक प्रदर्शनकारी कला ही है। तो उसके नाते भी कई चीजों को मार्केट में मैसेज पहुंचाने के लिए भी इस तरह के कवायद होती है। बीच में एक चर्चा ये भी चल पड़ी थी कि मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा के बीच में अबूला हो गया है, उनके बीच में जो टॉकिंग टर्म्स थे वो भी खत्म हो गए हैं। तो ये सारी चीजें खुलासा था, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इस चुनाव, ये जो सरकार बनी इसके पहले बहुत एक्टिव रहे सरकार को, कमलनाथ सरकार को गिराने में, भाजपा की सरकार को बनाने में रही है। वो मुख्य किरदार बनकर उभरे थे सरकार को गिराने में और बीजेपी की सरकार को बनाने में। जी, ये सरकार को विधायकों को तोड़ के दिल्ली ले जाना, वहां से बेंगलोर ले जाना, मतलब काफी उनमें कवायद थी और मुख्यमंत्री पद के एक सशक्त दावेदार के रूप में उनको देखा जा रहा था। लेकिन इस बीच क्योंकि एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा, एक ऐसा सर्वसुलभ चेहरा पार्टी को चुनाव के समय खड़ी है बीजेपी, तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान का चयन हो गया है। पर नरोत्तम मिश्रा अपने आप में एक ताकत है, नरोत्तम मिश्रा अपने आप में एक शख्सियत हो गए बीजेपी में, उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। और शिवराज सिंह चौहान भी इस चीज को जानते हैं, इसलिए वो बहुत नपे-तुले अंदाज में सारा व्यवहार कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि गोपाल भार्गव या गौरीशंकर बिसेन वगैरह
मुख्यमंत्री से मिले, तो एक सामान्य मुलाकात के तौर पर भी इसको लिया जाना चाहिए कि सारे वो लोग हैं जिसको भी मंत्री बनने की आस है और ये मंत्री बन भी सकते हैं। तो अपनी चिंता के लिए मुख्यमंत्री आजकल, वैसे भी आप मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रिलीज होता है उसमें डेली आता है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात 3.5 बजे डेली करते हैं। तो तमाम विधायक जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग मंत्री बनने के इच्छुक है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि आप देखिए गौरीशंकर बिसेन हो या गोपाल भार्गव हो, इन सबके भी आखिरी चुनाव है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पे ये लोग आ गए हैं, 70 के करीब है या 70 के बाहर जाने वाले, उसके बाद इनको टिकट भी नहीं मिलना है। तो कई सारे लोगों को लग रहा है कि इस राउंड में भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं तो सम्मानजनक विदाई हो जाएगी उनकी, ये कह सकते हैं, समय विदाई है। तो ये भी एक कारण है, इसलिए मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल। और चूंकि मुख्यमंत्री से गोपाल भार्गव को मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हम इसको सामान्य से थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए भी मानते हैं ऋषि पांडे जी, क्योंकि बुंदेलखंड से जो विधायकों की संख्या है उसमें अब कांग्रेस के भी लोग शामिल हैं। सागर संभाग की बात करें तो वहाँ से गोविंद राजपूत पहले ही मंत्री बन चुके हैं, जो सिंधिया कोटे से आते हैं, हालांकि अब वो बीजेपी के सदस्य हैं। अब गोपाल भार्गव के नाम भी है, वहाँ से प्रदीप लारिया का भी है, भूपेंद्र सिंह का नाम भी है, हरिशंकर खटीक की बात भी हो रही है। तो बुंदेलखंड में किस तरह से संतुलन बना, मुझे लगता है कि जो एक शब्द मैंने कहा था कि चाहे बिसेन हो या गोपाल भार्गव जी, वो अपनी राजनीति की आखिरी पारी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी पारी खेल रहे हैं जिनका अब एक तरह से समर्पण की तरफ है। वो चाहते हैं कि विदाई उनकी कम से कम ठीक हो जाए, चाहे वो मंत्री बने या विधानसभा अध्यक्ष बने, लेकिन कम से कम इस सरकार में उनको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले। ऋषि पांडे जी, आपकी अंतिम राय, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा। उसके पहले छोटी सी टिप्पणी लूंगा मैं जयश्री पिंगले जी से। ऋषि जी। जी जी जी। जयश्री जी, इंदौर के मामले में हम आपसे जरूर पूछेंगे, अभी ब्रेक पर जाने के पहले भी मेरा सवाल रहेगा, उसके बाद भी आपसे विस्तार से जानेंगे कि मालवा का कितना प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि मालवा का रिप्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है। पिछले बार तो इंदौर को कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ताई और भाई का झगड़ा था। हम पूछेंगे कि अब आखिर कैसे ये समन्वय होगा, चर्चा करेंगे आपसे बहुत विस्तार से, लेकिन अभी जा रहे हैं हम छोटे से ब्रेक पर। आप सब बने रहिए हमारे साथ।